ओवैसी साहब की पार्टी नवाबों के दौर में कायम हुई थी। इस मानों में इस्टेब्लिश है कि उसके पास नवाबी ज़माने की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, रही है। और मैं नहीं जानता लेकिन सुनता हूँ कि हमारे दोस्त सलाउद्दीन साहब के लड़कों के पास हजारों करोड़ की मिल्कियत है। आप कहेंगे तो 6-7 बार इनकम टैक्स और ईडी का छापा मेरे लड़कों पर पड़ चुका है, जबकि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, मेरा ताल्लुक था। सेकुलर वकुलर कोई नहीं इस मुल्क में है। और मैं कहता हूँ कि कम्युनल अफराद हैं, जमातें नहीं हैं। ये बात मैं पार्लियामेंट में भी कह चुका हूँ। यानी आप ये बीजेपी को कम्युनल नहीं कह रहे हैं बीजेपी में कुछ लोग कम्युनल हो सकते हैं लेकिन बीजेपी कम्युनल नहीं है। बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस में कम्युनल लोग हैं, बीजेपी से ज़्यादा समाजवादी पार्टी में कम्युनल लोग हैं। बीजेपी में सेकुलर लोग भी हैं। मैं कहता हूँ कि अभी सुरेश प्रभु जिंदा हैं, बाकी मर गए या मार डाले गए। मैं तो पार्लियामेंट में चैलेंज किया कि बता दो कि इनसे ज़्यादा सेकुलर कौन है। वतन समाचार में हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं पूर्व लोकसभा सांसद और राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इलियास आज़मी साहब। इलियास आज़मी साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया। आज़मी साहब, आप आम आदमी पार्टी बनाए, उससे पहले बसपा और सपा में आपका मेजर रोल रहा, बसपा के संस्थापक रहे। जब आप उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं तो आपने क्यों राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी बनाई? अलग राह चलने का आपने इतनी देर में फैसला क्यों किया? देखिए, राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी मैंने कतई नहीं बनाई है। शाहीन बाग तहरीक चलाने वाले लोगों और औरतों के सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाया, तो मैंने उसकी क़यादत कबूल की, बनाई नहीं मैंने। लेकिन आदमी साहब, आज के युग में पार्टी चलाना बहुत टफ काम है। जिस तरह से चीज़ों का कारपोरेटाइजेशन हुआ है, उसको किस तरह आप चलाएंगे, कैसे आगे आप लेके चलेंगे? अब जो अभी तो हमने चंदे की कोई अपील नहीं की है, लेकिन हमारी कोशिश होगी इसको चंदे से चलाने की। थोड़ा सा नज़र आने लगे अभी तो जो लोग इसको चला रहे हैं वो अपनी जेब से चला रहे हैं, तो उसके बाद हम चंदे की अपील करेंगे। देखिए, अगर आवाम को और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपनी भलाई मंजूर है, अगर उनके अंदर लोगों को समझने की सलाहियत मंजूर है, मौजूद है, तो ये सलाहियत अल्लाह उनको देगा और वो अच्छे बुरे, सही और गलत की तमीज़ कर पाएंगे, उनका फ़ायदा होगा। नहीं तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। कुरान में असहाबुल उखदूद का जिक्र है। असहाबुल उखदूद एक कौम थे जो गलत रास्ते पर थी। उसके 7 नौजवानों ने इस्लाह की कोशिश की, कौम उनको बर्दाश्त नहीं कर सकी। कौम ने उनको पकड़ा, उनसे गड्ढा खुदवाया, आग जलवाई और उसमें उनको दफन कर दिया, जला के। तो बज़ाहिर तो वो नाकाम हो गए, लेकिन कुरान कहता है कि वो कामयाब हो गए। वो कौम नाकाम हो गई जिसने अपने सही लोगों की बात नहीं सुनी। उसी तरह नाकामी और कामयाबी का मेयार हमारे नज़दीक, मैं डॉक्टर फरीदी को सबसे कामयाब सियासी लीडर मानता हूँ, जबकि वो खुद म्यूनसिपैलिटी का एक इलेक्शन भी नहीं जीते थे। इसलिए कि वो इंसानी माशरे को जिस रास्ते पर ले जाना चाहते थे, माशरा उस रास्ते पर गया। और तकरीबन उत्तर प्रदेश में आज भी बीजेपी की सरकार के बावजूद माशरे की सोच उसी रास्ते पर है। लेकिन
आज़मी साहब, सवाल फिर वही पैदा होता है कि आपने कहा विशेषकर मुसलमानों को अगर अपनी भलाई चाहिए या समाज के आम तबके को, तो फिर ओवैसी साहब क्यों नहीं, आप क्यों? ओवैसी साहब तो एक स्टैब्लिश पार्टी हैं। ओवैसी साहब की पार्टी नवाबों के दौर में कायम हुई थी, इस मानों में इस्टेब्लिश है कि उसके पास नवाबी ज़माने की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, रही है। और मैं नहीं जानता लेकिन सुनता हूँ कि हमारे दोस्त सलाउद्दीन साहब के लड़कों के पास हजारों करोड़ की मिल्कियत है। और उसे मुझे ताज्जुब होता है कि मामूली मामूली लाख में कमाने वालों के यहाँ जब यह सरकार देखती है कि हमारे खिलाफ ये जा रहा है तो उसके घर पर ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई सबके छापे पड़ते हैं। लेकिन हमारे इन भतीजों पर कभी भारत सरकार की नज़र तिरछी नहीं हो रही है। आप कहेंगे तो 6-7 बार इनकम टैक्स और ईडी का छापा मेरे लड़कों पर पड़ चुका है, जबकि उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, मेरा ताल्लुक़ था। मुझ पर दबाव डालने के लिए ज़्यादातर कांग्रेस के ज़माने में और एक छापा मोदी के ज़माने में ईडी और इनकम टैक्स दोनों को पड़ा। तो आप पे सरकार कौन सा दबाव बनाना चाह रही है? आप तो जब मुसलमानों की बात करेंगे, सरकार खास तौर से जो बीजेपी पे ये आरोप लगता रहा है कि वो तो चाहती है कि कुछ लोग मुसलमानों की बात करें ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि मेरे मेरे लड़कों के ऊपर 6 बार छापा पड़ा है मेरे जानकारी के मुताबिक। हो सकता है एक आध बार की जानकारी मुझको न हुई हो। और एक छापा मोदी के ज़माने में पड़ा है। ये छापे भी पॉलिटिकल होते हैं, कांग्रेस के ज़माने में भी पॉलिटिकल था, इसलिए कि मैं कांग्रेस विरोधी था और कांग्रेस के खिलाफ खुल के पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बोलता था। ये काम सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहा है, ये काम पहले कांग्रेस भी करती थी। ये ज़रा ज़्यादा खुल के कर रहे हैं। ये मामूली मामूली बातों पर भी ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का इस्तेमाल कर लेते हैं और उनको जब बहुत तकलीफ पहुंचती थी तब इस्तेमाल करते थे। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ, आज कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। जब मोदी का नाम भी मैंने नहीं सुना था तब भी मैं यही कहता था कि कांग्रेस और जनसंघ में कोई फ़र्क नहीं है, विचारधारा दोनों की एक है, उसके हुसूल के तरीके में फ़र्क है। लेकिन आदमी साहब, आप अपनी पार्टी का भविष्य कहाँ देख रहे हैं? यूपी में 2022 में चुनाव है, 2021 में आप इंटर कर चुके हैं। देखिए, मैंने पूरी ज़िंदगी 15-16 साल की उम्र से लेके अब 86 साल से ऊपर मेरी ज़िंदगी हो गई है। मैं हमेशा भारतीय समाज, बिलखुसूस मुसलमानों को सही रास्ते पर लाने की जद्दोजहद करता रहा हूँ। उसमें मुझे कामयाबी मिली, देर से, सब में कामयाबी मिली। जब मुसलमान पूरे मुल्क का जेपी आंदोलन का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो डॉक्टर फरीदी मरहूम के बाद जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मैंने ही जेपी मूवमेंट को सपोर्ट करने का रेजोल्यूशन पेश किया। तो लोगों ने कहा कि लोग जूते मारेंगे, रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा। आरएसएस और जनसंघ दोनों उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने पेश किया, बहस के बाद वो पास हुआ और मैं समझता हूँ कि उससे जितना फ़ायदा मुसलमानों को पहुँचा, मुसलमानों ने अमल भी किया। 2 साल के बाद 77 में 100% मुसलमानों ने साथ दिया और उसका। लेकिन एक धड़ा तो ये भी कह रहे हैं ना कि उसके बाद ही जनसंघ या आरएसएस मजबूत हुआ। जनसंघ और आरएसएस को मैंने कभी मुसलमानों का मसला नहीं समझा, मुल्क का मसला समझा।
ये उनकी हिकमत अमली थी कि मुसलमानों ने उसको अपना मसला बना लिया। और सो काट सेकुलर सेकुलर उकुलर कोई नहीं इस मुल्क में है। और मैं कहता हूँ कि कम्युनल अफराद हैं, जमातें नहीं हैं। ये बात मैं पार्लियामेंट में भी कह चुका हूँ। यानी आप ये बीजेपी को कम्युनल नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी में कुछ लोग कम्युनल हो सकते हैं लेकिन बीजेपी कम्युनल नहीं है। बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस में कम्युनल लोग हैं, बीजेपी से ज़्यादा समाजवादी पार्टी में कम्युनल लोग हैं, बीजेपी में सेकुलर लोग भी हैं। मैं कहता हूँ कि गिनाता हूँ कि सुषमा स्वराज, मनोहर पारिकर, अरुण जेटली, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे और बहुत से लोग, क्या इनसे ज़्यादा सेकुलर किसी पार्टी में हैं या थे? बीजेपी का भी फायदा है कि लेकिन आपने कोई ऐसा नाम नहीं बताया जो आज की पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हो भाजपा की। अभी सुरेश प्रभु जिंदा है, बाकी मर गए या मार डाले गए। मैं तो पार्लियामेंट में चैलेंज किया कि बता दो कि इनसे ज़्यादा सेकुलर कौन है। मैंने तो सुरेश प्रभु को कहा कि मैं पार्लियामेंट में सारे लोगों को नहीं जानता, वो माफ़ करें मुझको। जितने लोगों को जानता हूँ उनमें मुझको सबसे सेकुलर सुरेश प्रभु लगते हैं। हालांकि वो जनसंघ बीजेपी के नहीं बल्कि शिवसेना के मेंबर हैं, जो जिनको मुसलमान ज़्यादा कम्युनल कहता है। लेकिन वो कम्युनल हैं इसलिए कि उधर बैठे हैं। शरद पवार जी सेकुलर हैं इसलिए कि इधर बैठे हैं। आज भी जब भेंट होती है सुरेश प्रभु से, वो यही कहते हैं कि आपका सर्टिफिकेट मेरे लिए भारत रत्न से कम नहीं है, मैं उसको सहेज के रखा हूँ।